भारत में पहले चरण की जनगणना का बिगुल फूंक चुका है। पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेगा, जिसमें नागरिकों से कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर आपसे कौन कौन से 33 सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस बार क्या नया है और यदि कोई जानकारी देने से मना करता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जनगणना डिजिटल होने वाली है। पहली बार इस जनगणना में जाति संबंधित आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। इससे पहले कभी भी स्वतंत्र भारत की आधिकारिक जनगणना में जातिगत डेटा को शामिल नहीं किया गया था। इस तरह के डेटा लेने का मकसद यही है कि देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाया जा सके। चलिए विस्तार से उन 33 सवालों को देखते हैं जो जनगणना अधिकारी आपके दरवाजे पर आकर के पूछेंगे। पहला सवाल है भवन की संख्या, यानी कि मकान की संख्या। यह सवाल आपकी पहचान से जुड़ा है। इसमें नगर पालिका या स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित भवन संख्या पूछी जाएगी, ताकि यह तय हो सके कि रिकॉर्ड में आपका भवन किस स्थान पर दर्ज है। इसके साथ ही अगर गांव में रहते हैं तो वहां पर भी एक मकान संख्या होती है, उसे आपको बताना होगा। दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा वो ये है कि जनगणना घर की संख्या, मतलब एक बड़े भवन में कई सारे घर हो सकते हैं। यह संख्या आपके घर को एक यूनिक पहचान देगी, जिससे उसे मोहल्ले के अन्य घरों से अलग पहचाना जा सके। तीसरा सवाल पूछा जाएगा कि जनगणना जिस घर पर हो रही है उस घर में जो फर्श बना हुआ है उसकी प्रमुख सामग्री क्या है। सरकार ये जानना चाहती है कि देश में कितने पक्के घर हैं। क्या आपके घर का फर्श मिट्टी का है, सीमेंट, मोचेक या फिर कीमती टाइल्स लकड़ी का है। इससे नागरिकों के आर्थिक स्तर का पता चलेगा। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा कि जनगणना घर की जो दीवार है उसकी प्रमुख सामग्री क्या है। कच्ची दीवार है, मिट्टी की दीवार है, घास फूस की है, ईंट पत्थर की है या कंक्रीट की है। यह डेटा आवास योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा। पांचवा सवाल पूछा जाएगा कि घर के छत की जो प्रमुख सामग्री है वो कौन सी है। मतलब छत खपरेल की है या लोहे की है, टिन की चादर लगी हुई है या फिर आरसीसी कंक्रीट की है। इससे सुरक्षा और आवास की गुणवत्ता का आकलन होगा। छठा सवाल पूछा जाएगा कि घर का उपयोग क्या है। मतलब क्या वह घर सिर्फ रहने के लिए है, मतलब आवासीय है, या फिर वहां कोई दुकान है, वर्कशॉप या गोदाम भी है, मतलब कमर्शियल है। किस तरह का घर है, आवासीय है या फिर कमर्शियल है, ये पूछा जाएगा। सातवां सवाल ये पूछा जाएगा घर की स्थिति क्या है, मतलब घर की हालत कैसी है। क्या यह नया बना हुआ है, पुराना है, जर्जर स्थिति में है। इसकी उम्र का भी मोटा मोटा अंदाजा इसमें लिया जाएगा। आठवां सवाल ये पूछा जाएगा कि परिवार में लोगों की संख्या कितनी है, मतलब एक घर के अंदर कितने अलग अलग परिवार निवास करते हैं, और यह चीज किचन के आधार पर बांटा जाएगा। नवा सवाल होगा कि परिवार में सामान्यतः निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, मतलब आपके परिवार के कुल कितने सदस्य आमतौर पर उस घर में साथ रहते हैं। 10वां सवाल ये होगा कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है। परिवार का वह व्यक्ति जिसके निर्णय घर में सर्वोपरि माने जाते हैं, या फिर जो घर का संचालन करता है उसका नाम। 11वां सवाल ये पूछा जाएगा कि परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, मतलब मुखिया पुरुष हैं, महिला हैं या फिर अन्य श्रेणी से हैं। यह महिला सशक्तिकरण के आंकड़ों के लिए जरूरी है। 12वां सवाल पूछा जाएगा कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल में से एक है। इसी के जरिए जाति आधारित सामाजिक वर्ग का डेटाबेस डिजिटल रूप में एकत्रित किया जाएगा। 13वां सवाल ये रहेगा कि घर आपका किराए का है या फिर खुद का है। क्या आप अपने निजी मकान में रह रहे हैं या फिर किराए पर रह रहे हैं। इससे सरकार को रेंटल हाउसिंग पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। 14वां सवाल पूछा जाएगा कि आवासीय कमरों की संख्या कितनी है, मतलब परिवार के पास रहने के लिए कुल कितने कमरे उपलब्ध हैं। इससे जनसंख्या के घनत्व और रहने की जगह का पता चलता है। 15वां सवाल पूछा जाएगा कि परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, मतलब एक ही छत के नीचे कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं। 16वां सवाल आपके पानी पीने के प्रमुख स्रोत के बारे में पूछा जाएगा, मतलब आपके घर में पानी कहाँ से आता है, नल से आता है कि हैंडपंप से आता है कि कुएं से आता है कि नदी से आता है या फिर टैंकर से आता है।
17वां सवाल पूछा जाएगा कि पीने के पानी की उपलब्धता कहाँ से होती है। मतलब क्या पानी घर के अंदर उपलब्ध रहता है या फिर घर के अहाते में है या फिर लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो इसमें आपको पानी का स्रोत पूछा जाएगा कि वो कहाँ है। 18वां सवाल पूछा जाएगा कि प्रकाश व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है। इसका अर्थ यह है कि रोशनी के लिए आप मुख्य रूप से क्या इस्तेमाल करते हैं। बिजली इस्तेमाल करते हैं कि सौर ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं या मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ और इस्तेमाल करते हैं। 19वां सवाल पूछा जाएगा शौचालय की उपलब्धता को लेकर के। मतलब क्या आपके घर के अंदर शौचालय की सुविधा है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को मापने के लिए इसे पैमाना बनाया जाएगा। 20वां सवाल शौचालय के प्रकार को लेकर के पूछा जाएगा। मतलब शौचालय कैसा है, फ्लश वाला है, गड्ढे वाला है या फिर सार्वजनिक शौचालय का आप उपयोग करते हैं। 21वां सवाल ये होगा कि अपशिष्ट जल निकासी की व्यवस्था कैसी है। मतलब घर का गंदा पानी जो सीवेज है वो कहाँ जाता है। क्या वह बंद नाली से जुड़ा हुआ है कि खुली नाली में जाता है या कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। 22वां सवाल रहेगा कि स्नान सुविधा की उपलब्धता कैसी है। क्या घर में नहाने के लिए अलग से बाथरूम या स्नान घर मौजूद है। 23वां सवाल रसोई घर तथा एलपीजी या फिर पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता को लेकर के पूछा जाएगा। मतलब क्या आपके पास अलग से रसोई घर है और क्या आपके पास गैस कनेक्शन है, चाहे वो एलपीजी हो या फिर पीएनजी हो। 24वां सवाल पूछा जाएगा कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या होगा। मतलब आप खाना किस पर बनाते हैं, लकड़ी पर, उपले पर, कोयले पर, मिट्टी के तेल पर या फिर एलपीजी या फिर बिजली पर बनाते हैं। 25वां सवाल रेडियो ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब सूचना प्राप्त करने के पुराने लेकिन प्रभावी साधन रेडियो की मौजूदगी के बारे में पूछा जाएगा। 26वां सवाल टेलीविजन के बारे में रहेगा। मतलब क्या आपके घर में मनोरंजन और समाचार के लिए टीवी है। 27वां सवाल इंटरनेट को लेकर के होगा। आज के डिजिटल युग में यह सवाल बहुत ही अहम है। क्या आपके परिवार के पास इंटरनेट की सुविधा है। 28वां सवाल लैपटॉप और कंप्यूटर को लेकर के पूछा जाएगा। मतलब क्या शिक्षा या काम के लिए आपके पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है। 29वां सवाल टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, संचार के लिए आपके पास किस तरह का फोन है, बेसिक फोन है या फिर स्मार्टफोन है, इसको लेकर के पूछा जाएगा। 30वां सवाल जो पूछा जाएगा वो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड, इसको लेकर के पूछा जाएगा कि आप आवाजाही के लिए किस तरह के दो पहिया वाहन का उपयोग करते हैं या आपके पास किस तरह के दो पहिया वाहन की सुविधा है। 31वां सवाल ये रहेगा कि कार, जीप, वैन, क्या आपके परिवार के पास 4 पहिया वाहन उपलब्ध है। 32वां सवाल ये होगा कि परिवार में उपयोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है। मतलब आपके घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है। चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, यह खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। 33वां और आखिरी सवाल आपसे मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जाएगा। आपसे एक वैध मोबाइल नंबर मांगा जाएगा ताकि भविष्य में जनगणना संबंधित किसी भी सत्यापन या जानकारी के लिए आपसे संपर्क किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। अक्सर लोगों के मन में ये डर या सवाल होता है कि अगर हम ये जानकारियां ना दें तो क्या होगा। कानूनी प्रावधान ये है कि भारत में जनगणना कानूनन अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह जनगणना अधिकारी के द्वारा पूछे गए सवालों का सही जवाब दे। इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जानकारी देने से मना करता है या फिर गलत जानकारी देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ ही जनगणना का डेटा किसी व्यक्ति की गोपनीयता को भंग करने के लिए नहीं बल्कि नीतियां बनाने के लिए होता है। अगर आप डेटा का हिस्सा नहीं बनते हैं तो सरकार को आपके क्षेत्र या आपकी श्रेणी की जरूरतों का पता ही नहीं चलेगा, जिससे आप भविष्य में जो लाभकारी योजनाएं हैं जैसे राशन, आवास या फिर सब्सिडी से वंचित रह सकते हैं। इसके साथ ही सरकार के अनुसार आपके द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। इसका उपयोग किसी अदालत में सबूत के तौर पर भी नहीं किया जा सकता। यह जनगणना हमारे देश का भविष्य तय करेगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब भी जनगणना अधिकारी आपके घर आए उन्हें सही और सटीक जानकारी दें। उम्मीद है कि यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई जागरूक हो सके। और देखते रहिए NS Now, इसी तरह की अपडेट आपके लिए आती रहेगी। जनगणना से जुड़ी हर जानकारी के लिए NS Now पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।